यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पशु पोषण यानी न्यूट्रिशंस के बारे में। और कौन कौन से जानवरों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डॉग की बात करेंगे, हॉर्स की बात करेंगे और कैमल की। तीन जो एनिमल्स हैं उनके जो न्यूट्रिशंस है उसके बारे में बात करेंगे और मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर उम्र है, कितनी उम्र होती है, औसतन उम्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो नाड़ी दर है, पल्स रेट है या कह सकते हैं श्वसन दर है, डिजीज है और ब्रीड है, कौन कौन सी ब्रीड होती है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले और कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। इसके साथ साथ जो इसका जो अन्य पार्ट है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे लास्ट तक आप बने रहे ताकि पूरी जो इन्फॉर्मेशन है बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी करने वाले या फिर पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट इस वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है रूमिनेंट्स। एक होता है रूमिनेट्स और एक होता है नॉन रूमिनेट्स। रूमिनेट्स आपको पता ही है, जो गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये सारे के सारे रूमिनेट्स के अंदर आते हैं। और रूमिनेट्स के अंदर जो पेट का जो भाग होता है यानी स्टोमक है, उसके चार पार्ट होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एवोमेजम। ठीक है, एक होता है नॉन रूमिनेट्स जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूमिनेट्स के जो हम पहले हमारे जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर हमने चर्चा कर लिया कि रूमिनेट्स कौन कौन से थे, विस्तृत रूप से चर्चा किए। पहले वाले वीडियो अभी तक नहीं देखी आपने तो देखिए और प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं नॉन रूमिनेट्स। नॉन रूमिनेट्स एनिमल्स। अब देखिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से बात करते हैं तो डॉग और हॉर्स दो नॉन रूमिनेट्स है, डॉग और हॉर्स। इसके अंदर देखिए जो सिंपल स्टोमक पाया जाता है यानी एक ही पार्ट पाया जाता है स्टोमक का। मैंने कल वाला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर पूरा हॉर्स के बारे में, जो स्टोमक पार्ट है उसके बारे में बता दिया था। कौन सा पार्ट होता है स्टोमक का जिसके अंदर ग्रंथियां पाई जाती है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर बिल्कुल एक भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। और दोनों जो पार्ट है यानी ग्रंथिल और अग्रंथिल जो पार्ट है उनको अलग करने वाली जो कौन सी संरचना है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो आप जाइए और वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर उसका लिंक भी मिल जाएगा यानी वीडियो भी मिल जाएगा। अब देखिए रूमिनेंट्स दो हो गए, डॉग और हॉर्स। ठीक है, दोनों रूमिनेंट नॉन रूमिनेंट्स होते हैं। उसके बाद में एक होता है सेडो रूमिनेट। सेडो रूमिनेट्स, ये कौन सा जानवर होता है? देखिए दोस्तों, सेडो रूमिनेट्स के अंदर क्या होता है, ओमेजम है, ओमेजम अनुपस्थित होते हैं यानी अनुपस्थित एब्सेंट होता है। तो सेडो रूमिनेट जो कौन से जानवर के अंदर होता है, ये होता है ऊंट के अंदर। ऊंट के अंदर ओमेजम नहीं पाया जाता इसलिए इसे सेडो रूमिनेट कहते हैं। और इसके साथ साथ एक लंबा होता है, लंबा। तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया होगा कि नॉन रूमिनेट होते हैं डॉग और हॉर्स हमारे एग्जाम की दृष्टि से। और जो सेडो रूमिनेट्स है वो जो ऊंट है वो सेडो रूमिनेट्स के अंदर आता है, ताकि इसके अंदर जो चार पार्ट होते हैं रूमिनेट्स के अंदर उसमें से एक ओमेजम जो पार्ट है वो ऊंट के अंदर अनुपस्थित होता है, इसलिए इसे सेडो रूमिनेट्स की कैटेगरीज के में रखा गया है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, यौनावस्था की बात करते हैं यानी प्यूबर्टी की बात करते हैं, यानी संतान उत्पन्न करने की जो करने के लिए जो सक्षम हो जाता है पशु, यानी कौन सी उम्र के अंदर ये प्यूबर्टी आती है यानी यौनावस्था होती है। यौनावस्था हम उन्हीं जानवरों की बात कर रहे हैं जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल के अंदर आ रही है। ठीक है, तो लेकिन विस्तृत रूप से जानकारी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप लोग को मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, हॉर्स की बात कर लेते हैं, हॉर्स की बात कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कैमल, कैमल और डॉग। तीन जानवरों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यौनावस्था यानी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का जो टाइम है हॉर्स के अंदर वो होता है 18 से 24 माह, 18 से 24 माह। इसके बाद में बात कर लेते हैं कैमल की 3 से 5 वर्ष। ठीक है, डॉग की बात करते हैं तो डॉग के अंदर 8 से 10 माह, 8 से 10 माह। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हॉर्स है उसके अंदर जब 18 वर्ष का यानी 18 माह का कोई पशु यानी बच्चा बन जाता है, 18 से 24 माह के अंदर वो एक यौनावस्था कंप्लीट कर लेता है यानी प्यूबर्टी में प्रवेश कर लेता है। ठीक है, उसके अंदर इतनी प्यूबर्टी आ जाती है यौनावस्था जो एक सक्षम जो संतान उत्पन्न करने के लिए वो सक्षम हो जाता है। ठीक है, कैमल्स की बात करते हैं तो 3 साल मिनिमम और मैक्सिमम 5 साल, इन दोनों जो ईयर है यानी 3 से 5 साल के बीच में इसकी जो सक्षम यानी प्यूबर्टी वाला जो टाइम है वो आ जाता है। डॉग की अंदर बात कर लेते हैं तो 8 से 10 माह के अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हॉर्स यानी हाउस की बात करते हैं। जितने भी एनिमल्स है उनकी हाउस की बात करते हैं कि कौन से जानवर के हाउस को क्या कहा जाता है। तो हाउस की बात करते हैं तो हॉर्स, हॉर्स और एक बात कर लेते हैं डॉग।
हॉर्स का जो हाउस होता है यानी जहां पे हॉर्स को रखा जाता है यानी घोड़ों को रखा जाता है, उन घोड़ों के घरों को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है देखिए स्टेबल। स्टेबल, स्टेबल कहा जाता है, स्टेबल कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हॉर्स है उनके घरों को क्या कहा जाता है, स्टेबल कहा जाता है। और डॉग है उसके घरों को क्या कहा जाता है, केनल, केनल, केनल कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को देखना है यहाँ पे केनल। हॉर्स है उसके घरों को स्टेबल कहा जाता है, डॉग है उसके घरों को केनल कहा जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, एक मेन होता है, मेन, MENE, मेन। मेन होता है, मेन क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो घोड़ा है या घोड़ी है उसके जो यहाँ पे बाल पाए जाते हैं, सिर के ऊपर की तरफ बाल पाए जाते हैं, उन बालों को क्या कहा जाता है, मेंस कहा जाता है। यानी घोड़े के की गर्दन पर पाए जाने वाले बाल, पाए जाने वाले जो बाल है उनसे मेन कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। उसके बाद में बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं, कौन से जानवर की कितनी यूनिट होनी चाहिए। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफी सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, ऐसे एग्जामों में ज्यादातर पूछे जाने की संभावना होती है। देखिए दोस्तों, एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स, एनिमल्स यूनिट, यूनिट की बात करते हैं तो फीमेल यानी जोड़ा, जोड़ा कह सकते हैं, जोड़ा यानी कितनी मेल्स पे कितनी फीमेल हो सकती है, कितनी फीमेल पे कितनी जो मेल होने चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पिग की। उसके बाद में अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं गोट की, गोट की। और गोट के बाद में बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, शिप, शिप। और उसके बाद में काऊ की बात कर लेते हैं, काऊ। और काऊ के बाद में बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो पिग है वो पिग कितने जानवरों के साथ जो है वो कर सकता है। देखिए 3 फीमेल होनी चाहिए, 3 फीमेल प्लस 1 मेल, मेल यानी 1 मेल और 3 फीमेल होनी जरूरी है। गोट की बात करते हैं तो गोट के अंदर 10 फीमेल प्लस 1 मेल हो सकता है, ये यूनिट है। अगर आप कहीं से भी जो गोट है उसका जो फार्म बनाते हो तो 10 अगर फीमेल जो बकरियां हैं तो उस पर 1 बकरा होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं सीप की बात करते हैं तो सीप के अंदर 30 फीमेल यानी 30 भेड़ और प्लस 1 जो मेंढा होता है वो होना जरूरी है। ठीक है, मेल होगा। उसके बाद में काऊ की बात कर लेते हैं, 2 काऊ पे 1 जो सांड है यानी ओक्स है या बैल कह सकते हैं वो होना जरूरी है। ये इनकी यूनिट हो गई। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो है वो कैमल्स के बारे में है। तो कैमल को क्या कहा जाता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैमल की बात करते हैं तो कैमल 2 प्रकार के होते हैं, एक डबल हम्प और एक सिंगल हम्प। जिसके ऊपर 1 कुबड़ पाई जाती है वो सिंगल हम्प वाला ऊंट होता है, और जिसके ऊपर 2 कुबड़ पाई जाती है उसके अंदर उसको हम डबल हम्प जो कैमल कहा जाता है। कैमल, कैमल्स की बात करते हैं तो कैमल जो है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैमिलस ड्रोमोडाइटस, कैमिलस ड्रोमोडाइटिस। ठीक है, और एक होता है सेकंड जो होता है कैमलस और बैक्टीरियाइज, बैक्टीरियंस। बैक्टीरियन, ठीक है, एक होता है कैमलस डर्मोडाइटिस और एक होता है कैमलस बैक्टीरियस। अब देखिए दोस्तों, 2 कुबड़ वाला होता है, जो यहाँ पे ये याद रखने वाला जो एक तरीका है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। 2 कुबड़ यानी 2 कुबड़ वाला, यहाँ पे बी किस नंबर पे आता है तो 2 नंबर पे आता है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे डबल हम्प वाला है वो 2 यानी बी जिसके साथ आएगा वो डबल हम्प वाला होगा, और जिसके साथ बी नहीं आएगा वो सिंगल यानी एकल कुबड़ वाला ऊंट होगा। ठीक है, ये ज्यादातर भारत में पाए जाते हैं, यानी ये भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये विदेशों के अंदर पाए जाते हैं, विदेशों कह सकते हैं, या फिर जहां पे पहाड़ी एरिया है वहां पे ये सारे के सारे पाए जाते हैं डबल हम्प वाले। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये भारत के अंदर पाए जाते हैं, ये सिंगल हम्प वाले होते हैं, ये डबल हम्प वाले, तो आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं घोड़ा। घोड़े की जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है एक्विन हॉर्स एक्विंस केबलस होता है, एक्विस केबलस यानी हॉर्स, एक्विनिस क्वीन केबलस, केबलस। ठीक है, एक्विंस
केबलस होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और घोड़े का नाम हो गया। उसके बाद में डंकी होती है। डंकी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एक्विनिस, और एक्विनिस और केबलस के स्थान पे क्या आ जाएगा, एशियंस आ जाएगा, एशियन आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यानी हॉर्स का जो नाम है वो एक्विंस केबलस होता है, डंकी का नाम होता है वो होता है एक्विंस एशियंस होता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, डॉग है। डॉग का जो नाम होता है वो होता है कैनिस फेमिलियर्स, कैनिस फेमिलियर्स, फेमिलियर्स यानी फैमिली के अंदर रहता है, इसलिए कैनिस यानी कुत्ते का ये नाम है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, जो कुत्ता है वो कैनिल फेमिलियर्स हो गया। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे गुणसूत्र की बात करते हैं डॉग की। डॉग है, उसका गुणसूत्र की बात करते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं, तो ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने होते हैं। यानी 78 इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। और तापमान की बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं तो टेम्परेचर कितना होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 100.5 से और 101 डिग्री फारेनहाइट, 101 डिग्री फारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, जो डॉग है इसके दांत होते हैं वो होते हैं 42 दांत होते हैं। इसका सूत्र मैंने कल आप लोगों को बताया था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 31 42 और 31 और 31 ये इसका मुख्य सूत्र पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ICPM यानी इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर, यहाँ पे दांतों की जो संख्या है वो 42 हो गई, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कैमल्स की बात करेंगे। कैमल्स के कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है ये आप लोग को बताना है, और बने रहे वीडियो पे। कैमल्स का समूह है उसे टोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोला कहा जाता है। कैमल्स के जो समूह है, समूह को टोला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो बच्चा होता है कैमल्स का, बच्चे को क्या कहा जाते हैं, कैमल काफ कहा जाता है। कैमल्स काफ कहा जाता है, कैमल्स काफ कहा जाता है। उसके बाद में हम बात कर ले, नर बच्चा है, नर बच्चा है उसको क्या कहा जाता है, आप लोग मुझे बताइए। तो उसको कहा जाता है टोल्डा, और मादा बच्चा है, उसे कहा जाता है टोल्डी। ठीक है, उसके बाद में जो संभोग की प्रक्रिया है कैमल्स की, उसको क्या कहा जाता है बताइए मेरे को। संभोग की प्रक्रिया को लखाना, ठीक है, लखाना कहा जाता है। और उसके बाद में प्रसव जो प्रक्रिया है, प्रसव प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्रसव प्रक्रिया को कहा जाता है यहाँ पे क्लेविंग कहा जाता है। ठीक है, क्लेविंग कहा जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं गुणसूत्र की बात करते हैं। कैमल के जो गुणसूत्र होता है वो कितने होते हैं, 74 होते हैं। कितने होते हैं, 74 होते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पे दांत की बात करें तो दांत की जो संख्या है वो होती है 34। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 11-33 यानी 11-33 इक्वल टू 31-23। ठीक है, ये हो गया इसका दांत का सूत्र। और टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान की, तो इसका जो टेम्परेचर है वो आप लोग को याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इतना जो कम टेम्परेचर है 95 से लेकर 99 डिग्री फारेनहाइट तक, इतना जो टेम्परेचर है किसी भी जानवर का नहीं होता, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात कर लेते हैं इसके जो कैमल्स यानी ऊंट है, इसके जो आंखों के बीच में एक गड्ढा पाया जाता है, यानी जो कानों के बीच में एक गड्ढा पाया जाता है, या आंख का जो गड्ढा होता है उसे स्टोप कहते हैं, और ये कहाँ पे पाया जाता है, यानी कौन से जानवर के कौन से ब्रीड है, यानी ये बीकानेर ब्रीड है उसके ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो इसके अंदर एक रट नाम की एक सीजन आती है। सीजन के अंदर जो रट होता है वो किसके अंदर आता है, ऊंट के अंदर आता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और जो ज्यादातर सर्वाधिक जो ऊंट है, सर्वाधिक ऊंट वो राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान में कहां पे, बीकानेर में।
बीकानेर में, ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं, ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया होगा। उसके बाद में केवल बीकानेर में जो स्टॉप वाला ऊंट है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हॉर्स की बात करते हैं, तो हॉर्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो हॉर्स है, उसके समूह को क्या कहा जाता है, हॉर्स, हॉर्स का जो समूह है, समूह को क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड या पैक, समूह को हार्ड या पैक, यानी दोनों नामों से जाना जाता है। हार्ड भी आ सकता है उसमें और पैक भी आ सकता है। उसके बाद में वयस्क नर है, वयस्क नर, नर को क्या कहा जाता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टेलियन कहा जाता है, स्टेलियन, स्टेलियन, यानी जो वयस्क नर है उसको स्टेलियन कहा जाता है, और जो वयस्क मादा है उसे मेयर कहेंगे, वयस्क मादा उसे मेयर यानी घोड़ी कहा जाता है। बच्चा होता है हॉर्स का, बच्चा है उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं फोल, फोल कहते हैं, ठीक है, FOAL, ठीक है, फोल कहा जाता है। उसके बाद में जो नर बच्चा होता है, नर बच्चा, नर बच्चे को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कोल्ट, COLT, कोल्ट, कोल्ट कहा जाता है नर बच्चे को। अगर मादा बच्चा है, मादा बच्चा है उसे क्या कहते हैं, मादा बच्चा को फिली कहते हैं, FILLY, फिली, ठीक है, फिली कहा जाता है, ठीक है, ये हो गए यहाँ पे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो बद्याकर्ता नर, तो नर होता है जिसका ऐसा मेल घोड़ा जिसका बद्याकरण यानी कास्ट्रेशन कर दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गिल्ड, बद्याकृत नर, नर को क्या कहा जाता है, गिल्ड कहा जाता है, ठीक है, गिल्ड हो गया। उसके बाद में जो संभोग की प्रक्रिया उसको क्या कहा जाता है, जो प्रसव प्रक्रिया वो किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संभोग है, संभोग प्रक्रिया, संभोग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कहा जाता है कवरिंग, यानी कवर करना, कवरिंग, कवरिंग कहा जाता है संभोग की प्रक्रिया को। उसके बाद में है प्रसव प्रक्रिया है, उसे फोलिंग कहा जाएंगे, फोल्स पैदा होता है, प्रसव, प्रसव, फोलिंग यानी फोलिंग कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं साउंड, तो नेचिंग जो साउंड होता है, नेचिंग साउंड होता है घोड़े का, और बात कर लेते हैं उसके बाद में जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र, गुणसूत्र कितने होते हैं घोड़े के अंदर, तो गुणसूत्र पाए जाते हैं H से हॉर्स, H से 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में मीट की बात करते हैं, मीट होता है घोड़े का जो मीट होता है तो हिपोफेगिया कहा जाता है, हिपोफेगिया कहा जाता है, हिपोफेगिया कहा जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, हिपोफेगिया, ठीक है। बात कर लेते हैं दांत की, तो दांत को क्या कहा जाता है, घोड़े के जो दांत होते हैं, घोड़े के दांत होते हैं उसको क्या कहा, कितने दांत होते हैं, तो घोड़े के जो दांत होते हैं वो होते हैं 64, सॉरी यहाँ पे 40 या 42 होते हैं, 40 या 42 होते हैं। तो 40 या 42 किस प्रकार से होंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका सूत्र होता है वो होता है 31, 33 या 31, यहाँ पे 33, ठीक है, ये तो हो गया, ये 40 वाला हो गया। अगर 42 दांत होते हैं तो यहाँ पे जो 3 है इसकी जगह 4 आ जाते हैं, यानी 31, 43 इक्वल टू 31, 33, ये हो गया सेकंड सूत्र। अगर कोई भी सूत्र आता है आपके एग्जाम में या पूछ लिया जाता है कि जो घोड़ा है उसके दांत कितने होते हैं, तो आप लोग को ये बताना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो इसको ये बताना है, ठीक है, ये आप लोग को मैंने बता दिया। उसके बाद में टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान की बात करें तो तापमान है वो घोड़े का होता है 100 से 100 डिग्री से 100.5 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ पे जो घोड़े की जो बातें हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ पे कि मेयर और जो हिन्नी होती है और एक होता है म्यूल, उसको भी बताना है, ठीक है, हिन्नी एक होता है हिन्नी और एक होता है म्यूल, ये क्या क्या होते हैं। हिन्नी यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिन्नी का मतलब होगा एच मतलब हॉर्स, हॉर्स तो होगा ही होगा इसके साथ, यानी हॉर्स की मीटिंग किसके साथ होगी। अब देखिए हॉर्स मेल है तो जो नर यानी मादा डंकी,
डंकी, ठीक है, मादा डंकी होगी। यहाँ पे म्यूल का मतलब हो गया मेयर, यानी घोड़ी तो फीमेल हो गई, तो घोड़ी यानी मेयर, मेयर इनटू इसका जो मल्टीप्लाई है यानी क्रॉस किसके साथ होगा, यहाँ पे घोड़ी हो गई, तो यहाँ पे मादा यानी मादा यहाँ पे आ गई, तो क्या बच गया, नर, नर डंकी, नर डंकी के साथ इसका क्रॉस किया जाए। यानी हिनी का मतलब एच यानी हॉर्स, एम का मतलब म्यूर यानी मेल, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसका क्रॉस होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो बीकानेर नस्ल है, नस्ल की बात कर लेते हैं कि कौन से जानवर की कौन सी नस्ल होती है, ये भी यहाँ पे देखते रहे। नस्ल की बात करते हैं तो नस्ल कौन कौन सी जानवरों के अंदर कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो यहाँ बात कर लेते हैं ऊंट की, ऊंट की नस्ल की बात करते हैं। ऊंट की यानी कैमल्स, कैमल्स की जो नस्ल है, सबसे पहले जो कैमल को क्या कहा जाता है, ये रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज, जहाज कहा जाता है, ठीक है इसको। अब कैमल की जो नस्ल है वो सबसे पहली नस्ल होती है बीकानेरी, बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी जो नस्ल है वो उसके जो दोनों आंखों के बीच में जो गड्ढा पाया जाता है इसे स्टॉप कहा जाता है, स्टॉप, और जो बाल पाए जाते हैं कानों पे और आंखों पे उसको कहा जाता है झीपराज, झीपराज कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और जो कान और आंखों के बीच में जो उसके बाद में जो सेकंड जो नस्ल है वो है जैसलमेरी, जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेरी नस्ल के जो ऊंट है वो सवारी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और दौड़ने में भी महत्वपूर्ण होते हैं, दौड़ने में भी। और ये क्या करते हैं, ये 100 से यानी 100 किलोमीटर से लेके और 150 या 125 किलोमीटर तक चल सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है, एक दिन में, वन डे यानी 24 घंटों में, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेवाड़ी। मेवाड़ी जो ऊंट है वो कहां पे पाए जाएंगे, मेवाड़ क्षेत्र में पाए जाएंगे, यानी उसकी उत्पत्ति जो है वो मेवाड़ में होगी, मेवाड़ में। मेवाड़ी जो ऊंट है वो 3 नंबर पे आ गया। मेवाड़ी जो ऊंट है वो मेवाड़ क्षेत्र में। अब मेवाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो ये गुजरात क्षेत्र भी आ जाता है, गुजरात में भी आ जाता है, यानी जो अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली वाला क्षेत्र है वहां पे पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात और अरावली, और कहां पे है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये इनका क्षेत्र हो गया। और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं, और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर भी ये पाए जाते हैं, और अरावली क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और निचला होठ है इसका लटका होता है, निचला होठ लटका होता है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद में जो भारवाहक यानी भारवाहक या बोझ ढोने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है, उपयोग में लिए जाते हैं इनको। मेवाड़ी हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं लद्दाखी जो ऊंट है वो भी कहां पे पाए जाते हैं और कौन कौन सी नस्ल कौन से क्षेत्र में ये वितरित होते हैं, ये आप लोग को पता करना है। लद्दाख की इसकी उत्पत्ति है वो लद्दाख के अंदर हुई है। लद्दाख में भी कहा, लद्दाख में हुई है इनकी नोब्रा पहाड़ी है, नोब्रा घाटी लद्दाख, वहां पे इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। वितरण की बात करते हैं, वितरित की बात करते हैं। वितरण कहां पे करते हैं ये, तो ये सबसे पहले यहाँ पे लद्दाख में पाए जाते हैं और डबल हम्प यानी 2 कुब्बड़ वाले होते हैं, 2 कुब्बड़ वाले यहाँ पे ऊंट पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके जो बाल ये प्रति वर्ष यानी 3 से 4 किलो बाल उतरते हैं इनके, यानी जट कतराई करते हैं तो 3 से 4 केजी बाल इसका उपयोग में लिया जाता है, यानी उतारते हैं। 1 साल के 3 से 4 केजी ये बाल भी देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नाचना। 4 नंबर पे हो गया ये लद्दाखी, और 5 नंबर जो है नाचना जो ऊंट है वो जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसलमेर क्षेत्र में, ठीक है। इन बीएसएफ के जवान इनका उपयोग करते हैं सीमा रक्षा के लिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं अब गोमट जो है, गोमट बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। गोमट जो ऊंट है वो भी कहां पे पाए जाते हैं, बाड़मेर में। 6 नंबर है गोमट जो ऊंट है वो कहां पे पाए जाते हैं, बाड़मेर
बाड़मेर क्षेत्र में, यानी गोमट एक स्थान है वहां पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद में चेस्ट नट, एक होता है चेस्ट नट और एक होता है चेस्ट पेड। तो ऊंटों के अंदर जो यहाँ पे जो चेस्ट होता है उसे चेस्ट पेड कहते हैं। क्या कहते हैं? चेस्ट पेड, यानी पांचवा पैर कह सकते हैं हम, छाती, यानी ऊंट की चेस्ट यानी छाती, या पांचवा जो पैर है, पांचवा जो पैर होता है वो उसे किस नाम से जाना जाता है? चेस्ट पेड के नाम से जाना जाता है। और एक घोड़ों का कलर होता है चेस्ट नट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? चेस्ट नट, नेस्ट या बे, यानी भूरा बादामी भूरा। ये क्या, किस में पाया जाता है? चेस्ट नट पाया जाता है घोड़े में, और चेस्ट पेड होता है ये ऊंट में पाया जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। यानी ये ऊंट के अंदर चेस्ट पेड तो ऊंट के अंदर हो गया जो पांचवा पैर कहलाता है, और चेस्ट नट है वो घोड़े के अंदर पाया जाता है, जो भूरा और बादामी कलर का घोड़ा होता है, उसको इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, घोड़े की बात करते हैं। तो घोड़े की कौन कौन सी नस्लें हैं और कहां कहां पे पाई जाती है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। घोड़ा यानी हॉर्स। अब देखिए दोस्तों, मारवाड़ी एक नस्ल है। मुख्य नस्लों की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो पहली नस्ल है वो मारवाड़ी घोड़े कहां पे पाए जाएंगे? मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है, ये यहाँ पे पाए जाएंगे। अब इसका जो रंग है, मैंने पहले भी बताया था, इसका जो रंग है वो चेस्ट नट या बे बादामी आकार का होता है। चेस्ट नट या बे यानी बादामी आकार का, यानी बादामी रंग होता है, या बे भूरा कह सकते हैं, या फिर भूरा कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये सवारी और परिवहन के लिए उपयोगी है। सवारी और परिवहन के लिए उपयोगी होते हैं। कौन से? ये मारवाड़ी जो नस्ल के घोड़े हैं, ये क्या करते हैं? मारवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। और चेस्ट नट, इसका जो कलर है वो चेस्ट नट या बे प्रकार यानी भूरा प्रकार का होता है। सवारी और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद में जो सेकंड नंबर जो घोड़ा है वो है मालानी घोड़ा। मालानी घोड़ा कहाँ पे पाया जाता है? ये भी बाड़मेर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। सेकंड है मालानी घोड़ा। ये बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां पे हुई है? उत्पत्ति हुई है अरबी और सिंधी जो घोड़ा है, यानी अरबी और सिंधी जो घोड़ा है, इनके क्रॉस से इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना। मालानी क्षेत्र यानी बाड़मेर में पाया जाता है। उत्पत्ति है अरबी घोड़ा और सिंधी घोड़ा के क्रॉस से इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और ये जो इनकी है ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, यानी इन घोड़ों की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो सबसे ज्यादा होती है। और ये किस काम लेते हैं? तेज दौड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। तेज दौड़ने में, और सर्कस में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? सर्कस में उपयोग। सर्कस के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कौन से घोड़े का? तो मालानी जो घोड़ा है इसका उपयोग किया जाता है। बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। और अरबी और जो सिंधी नस्ल है, इनके क्रॉस से इनकी उत्पत्ति हुई है। तेज दौड़ने में उपयोग लेते हैं और ऊंचाई सबसे ज्यादा होने की वजह से इनको सर्कस में भी उपयोग लिया जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 3 नंबर जो घोड़ा है वो है काठियावाड़ी। कौन सा घोड़ा है? काठियावाड़ी। और काठियावाड़ी है वो गुजरात के अंदर पाया जाता है। 3 नंबर घोड़ा है वो काठियावाड़ी घोड़ा। काठियावाड़ी जो घोड़ा है वो गुजरात के अंदर पाया जाता है। गुजरात के अंदर इसका वितरण है, यानी पाया जाता है। उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति अरब में हुई है। अरब में इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो अभी वर्तमान के अंदर वितरण है वो गुजरात के अंदर पाया जाता है इसका, यानी सबसे ज्यादा होता है। और भूरा और लाल रंग होता है इसका। भूरा और लाल रंग की बात करते हैं तो भूरा और लाल होता है इसका रंग। और बात कर लेते हैं इसकी हुक जॉइंट है वो हंसियाकार होता है। हुक जॉइंट है हंसियाकार होता है।
देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। हुक जॉइंट है, कौन सा ऐसा घोड़ा है जिसके हुक जॉइंट है वो हंसियाकार होता है, तो काठियावाड़ी जो घोड़ा है उसका होता है, ठीक है। और ये अपनी चाल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? ये अपनी चाल के लिए, अपनी चाल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इनकी जो विशेषता है वो महत्वपूर्ण है। काठियावाड़ी जो घोड़ा है वो गुजरात के अंदर पाया जाता है। उत्पत्ति इसकी अरब के अंदर हुई है, यानी अरब के अंदर हुई है। और इसका जो रंग है वो भूरा और लाल होता है रंग, और हुक जॉइंट है वो हंसियाकार होता है, और अपनी चाल के लिए ये महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध भी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 4 नंबर जो घोड़ा है हमारा स्पीति। 4 नंबर जो घोड़ा है वो स्पीति। स्पीति जो घोड़ा है वो कहां पे पाया जाता है? ये पाया जाता है कुल्लू या कागरा घाटी। कुल्लू है कागरा घाटी, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए अनुकूलित है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अनुकूलित है, सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र में अनुकूलित है। उसके बाद में बात कर लेते हैं बोझ या सवारी ढोने में, बोझा एवं सवारी ढोने में उपयोगी। इसका जो उपयोग है किसमें लिया जाता है? स्पीति जो घोड़े होते हैं ये एकदम बिल्कुल ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में अनुकूलित होते हैं। ऊपर चढ़ने में यानी पहाड़ों के ऊपर चढ़ने में ये सबसे ज्यादा अनुकूलित होते हैं। और बोझ व सवारी ढोने में यानी पहाड़ के ऊपर कोई बोझ ले जाना है या फिर इसके साथ साथ किसी भी सवारी को ले जाना है, तो ये इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, मणिपुरी जो एक घोड़ा होता है, मणिपुरी यानी मणिपुर किस्म का एक घोड़ा होता है। 5 नंबर है मणिपुरी। मणिपुरी यानी मणिपुर के अंदर पाया जाता है, मणिपुर राज्य के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। वितरण होता है इसके छोटे कद या चौड़े नथुने होते हैं। छोटे कद क्या होता है इसका? छोटा, यानी हाइट इसकी छोटी होती है। और काठियावाड़ी है उसका हाइट जो है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। यानी हाइट इसकी, कद क्या होता है? छोटा होता है। और नथुने यानी नाक जो नाक वाला जो भाग पार्ट होता है ये सबसे फैला होता है, यानी नथुने चौड़े होते हैं। नथुने, इसका नथुने चौड़े। इसके साथ साथ ये क्या काम करते हैं? ये जो घोड़े हैं वो दौड़ बहुत तेजी से कर सकते हैं, यानी दौड़ के लिए घोड़ा दौड़, यानी पोलो के लिए महत्वपूर्ण है। यानी पोलो जो खेल होता है इसके लिए मणिपुरी घोड़े इसका उपयोग, यानी इसका चयन किया जाता है। इसके साथ सेना है, सेना में भी प्रयोग लिए जाते हैं, उपयोगी। यानी सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन से घोड़े हैं? तो मणिपुर घोड़े सेना के लिए उपयोग में ले जाते हैं। इसका जो कद है वो छोटा होने की वजह से ये पहाड़ी क्षेत्र में भी आसानी से चढ़ सकता है। इसके साथ साथ नथुने इसके चौड़े होते हैं और घोड़ा दौड़ में सबसे ज्यादा ये प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी पोलो खेलने में ये महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं कोई भी पशु है उसको नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, और कौन से अलग अलग जो जानवरों को नियंत्रण करने की जो विधि है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। वो भी हम इस वीडियो के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को, क्योंकि महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। इस एग्जाम से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं पशुधन सहायक से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है ये 30 से 40 मिनट का वीडियो हो, लेकिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और वीडियो पे पहली बार विजिट करो, यानी चैनल पे पहली बार विजिट करो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण जो भी पार्ट मिल रहा है आप लोगों को वो सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को नहीं मिलने वाला है इतना सब मैटर एक साथ एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ना है इस वीडियो के इस चैनल पे, ठीक है। ये आपका अपना बनाया हुआ चैनल है, तो आप लोग निसंकोच इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो रेशियो रहता है वो नॉन सब्सक्राइबर यानी सब्सक्राइब वाले जो कैंडिडेट है वो 30 लगभग पहले की रेशियो के अकॉर्डिंग अब की बात करते हैं तो 49 होता है, और जो नॉन सब्सक्राइब जो कैंडिडेट है वो काफी सारे हो जाते हैं, यानी लगभग 61 कैंडिडेट। तो आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उन्होंने वो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नियंत्रण की। नियंत्रण यानी कंट्रोल, यानी पशु को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। तो ट्विच एक आता है, ट्विच एक
औजार आता है, उसको कौन से जानवर को नियंत्रण करते हैं? तो ट्विच से घोड़े को नियंत्रण करते हैं, घोड़े को नियंत्रण करेंगे किससे? ट्विच से। ठीक है, उसके बाद में घोड़े को स्टोमक ट्यूब है वो नाक के अंदर से पास की जाती है, स्टोमक ट्यूब वो नाक से पास करते हैं, नाक से पास करते हैं, यानी नाक से अंदर डालते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इंपोर्टेड क्यों है? यहाँ पे देखिए, रूमिनेट जितने भी जानवर है उनकी जो स्टोमक ट्यूब है वो मुख गुहा के अंदर से डाली जाती है डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्टोमक ट्यूब है घोड़े के अंदर, वो घोड़े के अंदर नाक के अंदर से पास की जाती है, न कि मुंह के अंदर से। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में वर्नियल्स माउथ गैंग है वो घोड़े के अंदर काम में ली जाती है। वर्नियल्स माउथ गैंग, वर्नियल जो माउथ गैंग है वो घोड़े के अंदर पाई जाती है, यानी घोड़े के अंदर काम में ली जाती है। और कौन कौन से दांतों के बीच में लगाते हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। जो प्रीमोलर और इंसाइजर दांत है, यानी प्रीमोलर और इंसाइजर दांत है, इन दोनों के मध्य लगाई जाती है, मध्य इसका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, वर्नियल जो माउथ गैंग है वो घोड़े के अंदर उपयोग में ली जाती है, घोड़े में उपयोग में ली जाती है वर्नियल माउथ गैंग। और प्रीमोलर दांत और इंसाइजर दांत है, इन दोनों के मध्य लगाई जाती है उसको मुंह को ओपन करने के लिए। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं गाउंटर जो है, गाउंटर माउथ गैंग है वो भी घोड़े के अंदर काम में ली जाती है। गाउंटर माउथ गैंग वो भी घोड़े के अंदर उपयोग में ली जाती है, यानी घोड़े के अंदर। ठीक है, और घोड़े के अंदर कौन कौन से दांतों के मध्य ली जाती है? तो इंसाइजर, दोनों इंसाइजर दांत होते हैं, उसके ऊपर लगाई जाती है, इंसाइजर दांत के ऊपर इनको लगाई जाती है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में जो हम्बल होता है, हम्बल ये पैरों में लगाते हैं, पैरों को बांधने में उपयोग लिया जाता है। किसके पैरों को? तो घोड़े के पैरों को जो बांधते हैं, या फिर इस प्रकार का होता है हम्बल्स, यहाँ पे और इस प्रकार से। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ से ये ओपन होता है, यहाँ से ये ओपन होता है, दोनों को दोनों पैरों के अंदर रखे और इसको जकड़ देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लोहे की जंजीर होती है और यहाँ पे जो एक प्लास्टिक का पट्टा टाइप में होता है गोल गोल, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये घोड़े को जैसे पैरों को इसके अंदर डाल के और यहाँ पे क्लोज करते हैं, हथकड़ी टाइप में होता है। ठीक है, हबल्स होता है घोड़े को पैरों को हथकड़ियां। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुत्ते की। तो कुत्ते को नियंत्रण करने के लिए कौन से औजारों का उपयोग करते हैं? तो स्प्रिंग गैंग होती है एक, तो स्प्रिंग गैंग का क्या उपयोग है? स्प्रिंग गैंग से क्या करते हैं? कुत्ते के जो मुंह है उनको खोला जाता है, मुंह को खोलना, मुंह है खोलने, मुंह को खोलते हैं किसके? कुत्ते के मुंह को खोलने के लिए स्प्रिंग गैंग का प्रयोग किया जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी मैटर मिल रहा है वो एक साथ कंबाइंड करके मिल रहा है। मजल्स होती है, मजल्स वो भी क्या काम लेते हैं? वो भी कुत्ते को नियंत्रण करने में, नियंत्रण में उपयोग करते हैं। उसके बाद में एक होता है डॉग कैप्चर। डॉग कैप्चर क्या करते हैं? डॉग कैचर का उपयोग भी किस में करते हैं? ये डॉग को नियंत्रण में करते हैं। ये तीन जो इंस्ट्रूमेंट है डॉग के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्प्रिंग गैंग मुंह खोलने के लिए, मजल्स है कुत्ते को नियंत्रण करते हैं, डॉग कैचर है वो भी डॉग को क्या करते हैं? इससे भी नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कैमल से। कैमल्स को नियंत्रण करने वाले जो जितने भी पार्ट है वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कैमल्स को दो ही तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। कैमल्स को यानी ऊंट को दो तरीकों से नियंत्रण किया जा सकता है। एक तो नकेल डाल के, नाक के अंदर नकेल डाल के, नकेल या गिरबान कह सकते हैं, गिरबान भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? गिरबान, नकेल डाल के। ठीक है, नाक के अंदर नकेल डालकर। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा जो तरीका है वो है पैरों को बांधकर, आगे वाले पैरों को बांधकर भी ऊंटों को क्या किया जा सकता है? नियंत्रण किया जा सकता है। ये तीनों जो जानवर थे, हॉर्स,
कैमल्स और डॉग, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं नकेल और गिरबान डाल के। तो इसको कैमल्स को कर सकते हैं और नाक के अंदर नकेल डालते हैं, इसके साथ साथ आगे वाले जो जितने भी पैर हैं उनसे क्या करते हैं, उनको बांध देते हैं, जिससे जो कैमल है उनको नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि औसत आयु की बात करते हैं। ये तीनों जितने भी जानवर हैं, तीन जो जानवर की बात कर रहे हैं या कह सकते हैं एनिमल्स की बात करते हैं, उसकी आयु की बात करते हैं, औसत आयु। औसत आयु, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए दोस्त, हॉर्स की बात करते हैं, हॉर्स की बात करते हैं, कैमल्स की बात करते हैं और डॉग की बात करते हैं। तो औसत आयु की बात करते हैं तो डॉग है उसकी 14 वर्ष होती है। डॉग की कितनी होती है, 14 वर्ष। उम्र कितनी होती है डॉग की, 14। मैक्सिमम या मिनिमम कह सकते हैं, औसत बात कर रहे हैं यहाँ पे, औसत जो उम्र है वो 14 वर्ष होती है। कैमल्स की बात करते हैं तो कैमल की होती है 40 वर्ष, 40 वर्ष। और जो घोड़ा है, घोड़े की जो उम्र है वो होती है 30 वर्ष। कितनी होती है, 30 वर्ष। ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो डॉग है, डॉग की 14 वर्ष, कैमल की 40 वर्ष और हॉर्स की 30 वर्ष यहाँ पे उम्र होती है, ठीक है, औसत उम्र। उसके बाद में दांत की बात करते हैं तो दांत आने का जो समय है वो कौन से जानवर के अंदर कितना होता है वो भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। दांत का समय, दांत आने का समय, ये जो क्वेश्चन है ये ऊंट के बारे में पूछा था 2016 में। वेटनरी एलएसए का जो एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर, उसके अंदर ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि दांत आने का जो समय है वो कहीं पे भी आपको कोई भी जो भी बीएसएफ की तैयारी करवा रहे हैं वो कहीं पे भी नहीं बताएंगे ये वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, घोड़े की बात करते हैं यानी हॉर्स, घोड़े की बात करते हैं तो दो प्रकार के दांत आते हैं। एक पहले दांत आते हैं, उसके बाद में स्टार्ट होते हैं दांत आने, और उसके बाद में पूरा जो मुंह है, पूरे जो मुंह का पूरा पार्ट है वो आ जाता है। तो इनके दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले। घोड़े का जो स्थायी दांत है, स्थायी और इनसाइजर दांत, इनसाइजर जो दांत है वो कब आते हैं, और एक फुल माउथ यानी पूरे मुंह का फुल माउथ दांत यानी पूरे मुंह के दांत कब आते हैं। देखिए दोस्तों, घोड़े की बात करते हैं तो स्थायी दांत है, इंसाइजर दांत है, वो कब आते हैं, वो आते हैं 2.5 साल की यानी 2 से 2.5 वर्ष बाद में, ठीक है। स्थायी दांत आते हैं लेकिन इंसाइजर दांत पहले आता है और 2.5 साल के बाद में आता है, 2.5 वर्ष के बाद में, ठीक है, ईयर, ठीक है, 2.5 ईयर। और जो फुल माउथ है वो आते हैं इसके 2 साल बाद में, इसके 2 साल में बाद में, मतलब 2.5 ये हो गया, 2 साल और जोड़ दो तो 4.5 ईयर में इसके पूरा जो माउथ है यानी पूरे सारे के सारे जो दांत है वो आ जाते हैं घोड़े के अंदर। स्थायी दांत, इंसाइजर दांत की बात करते हैं तो 2.5 साल के बाद में आता है, और फुल माउथ दांत है वो होते हैं 4.5 वर्ष के बाद में, ठीक है। ऊंट की बात करते हैं, ऊंट की बात करते हैं तो इंसाइजर दांत है यानी स्थायी दांत है, स्थायी दांत, इंसाइजर दांत, इंसाइजर दांत है वो आते हैं 4.5 साल में। कितने, कहां से आते हैं, 4.5 साल में, 4.5 साल में यानी 4.5 ईयर में। लेकिन फुल माउथ, माउथ जो टीथ है वो आते हैं 8 से 9 साल में, 8 से 9 ईयर में। आपने अगर पहले वाला एग्जाम देखा है या एलएसए 2016 की जो भर्ती देखी थी उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था कि फुल माउथ, ऊंट के अंदर फुल माउथ कितने कब आता है, तो 8 से 9 साल के अंदर ये आता है, ठीक है। यानी फुल माउथ, माउथ ऊंट के अंदर कब आता है, 8 से 9 साल के बीच में, ठीक है, 9 ईयर के बीच में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पशुओं में भार ज्ञात करने की जो विधि है वो कौन कौन से पशुओं में कैसे कैसे भार ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो पे बने रहना है ताकि यहाँ पे जो यूजफुल जानकारी है वो आप लोग को मिलती रहे। थोड़ा टाइम और लगेगा दोस्तों, क्योंकि जो पूरा क्रैश कोर्स है ये 30 से 40 मिनट के अंदर आप पढ़ जाओगे, तो इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। जो कैमल्स की बात करें, ऊंट की बात करें, या फिर यानी ऊंट, हॉर्स और जो डॉग है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पशुओं में भार ज्ञात करना, भार ज्ञात करना, भार ज्ञात करने के लिए 4 प्रकार की विधि काम में ली जाती है। एक होता है पैनल, जो प्लेन फॉर्म होता है, यानी पशुओं को भार ज्ञात करने के लिए प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं, तो देखिए दोस्तों, पहली जो विधि है वो आती है प्लेटफॉर्म, यानी बड़े जो पशु है, बड़े पशु का भार ज्ञात करना, ठीक है। सेकंड होता है यहाँ पे स्प्रिंग,
स्प्रिंग विधि। स्प्रिंग विधि यानी छोटे जितने भी, जैसे खरगोश हो गया, कैट हो गई, डॉग, छोटा डॉग हो गया, इनको स्प्रिंग विधि के माध्यम से, या पक्षी हो गया कोई भी, तो इनको स्प्रिंग विधि से छोटे जानवर का जो वजन है वो स्प्रिंग विधि से करते हैं। थर्ड नंबर होता है, एक होता है पिन बैलेंस, लेब बैलेंस कह सकते हैं, यानी पेन बैलेंस, पेन बैलेंस या कह सकते हैं लेब बैलेंस। बैलेंस के माध्यम से इसको इसके भार को ज्ञात किया जा सकता है, जैसे पोल्ट्री हो गया यानी मुर्गा। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी का भार ज्ञात किया जा सकता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है बड़े पशुओं के अंदर काम में लिया जाता है, और ज्यादातर जो कैमल्स है या फिर कह सकते हैं बुफेलो है, डॉग है, सॉरी हॉर्स है, इनके अंदर इनका काम में लिया जाता है, वो होता है एक सूत्र। सूत्र का काम है, वो बड़े जो जानवर है उनके अंदर काम में लिया जाता है, वो होता है जॉनसन का सूत्र। जॉनसन का सूत्र, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये चार मुख्य जो भार ज्ञात करने के तरीके हैं। जो प्लेटफॉर्म होते हैं, सबसे बड़े जो पशु है उनको वहां पे खड़ा कर दिया जाता है, वहां पे उनका वजन आ जाता है ऑटोमेटिकली। जिस प्रकार से आप लोग जानते हो धर्मकांटा होता है, धर्मकांटा होता है, उस प्रकार से। ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को वहां पे वजन किया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का। ठीक है, स्प्रिंग छोटे जानवर होते हैं जो उनको स्प्रिंग के अंदर डाल के और ऐसे खींचते हैं और देखते हैं। ठीक है, पेन बैलेंस होता है, मुर्गे को एक जानवर को तोल लिया था, उसके बाद में उन सभी का वजन मान लिया जाता है कि इतना होगा। ठीक है, और सूत्र यानी सूत्र जॉनसन का सूत्र होगा। इन सूत्र के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। अब देखिए दोस्तों, जॉनसन का जो सूत्र है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जानवर के लिए इसका कैलकुलेट किया जाता है, यानी मान कैलकुलेट किया जाता है। जॉनसन का जो सूत्र है वो पौंड के अंदर भार को ज्ञात करता है, पौंड के अंदर जॉनसन का सूत्र। जॉनसन का सूत्र, भार ज्ञात करने का जो जॉनसन का सूत्र है वो पौंड के अंदर, यानी एलबी या पौंड के अंदर, पाउंड यानी पाउंड के अंदर इसका वजन किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक पाउंड बराबर क्या होता है, यानी एक पाउंड जो मान है वो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1 केजी बराबर 2.204 पाउंड, या एलबी कह सकते हैं, एलबी होगा 204 एलबी। यहां पे देखिए पॉइंट है, यानी 1 किलोग्राम भार को चेंज करना है अपने को दूसरे में, तो 2.204 एलबी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा सूत्र के अंदर। ठीक है, तो सूत्र मैं आप लोग को बता देता हूं, जो पाउंड के अंदर है वो भी आप लोग को बता देता हूं, और किलोग्राम में चेंज करके भी मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सूत्र है वो होता है L इंटू जी की स्क्वायर इक्वल टू 300, यानी कोई भी जानवर है, बड़ा जानवर है, उसको पाउंड में एलबी के अंदर भार ज्ञात करना है, तो जो लेंथ होगी और जो ग्रेवेंस होगी, यानी कह सकता हूं पूरी लंबाई हो गई, आगे वाले जो सींग होते हैं वहां से लेके और पीछे वाला जो टेल होता है वहां तक उसकी लंबाई यानी लंबाई होगी। जी का मतलब होता है ग्रेथ, यानी कोई मान लीजिए ये कोई पशु है और इस पशु की जो चेस्ट पेड है, चेस्ट पेड से लेके और पीछे की तरफ ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है जी, और ये यहां से लेके और यहां तक जो पार्ट होता है, यानी आगे वाले जो जितने भी पैर हैं, आगे वाले पैरों से लेके और पीछे वाले जो पैर हैं, उन दोनों के बीच का जो लंबाई है वो क्या आती है, एल, यानी लेंथ हो गई, और 300 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो भार है वो किसमें, जॉनसन का सूत्र के अकॉर्डिंग जो भार है वो पाउंड के अंदर आ जाएगा। अब पाउंड को किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि पाउंड होता क्या है, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम में जैसे यहाँ पे करोगे एलबी भार को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो यहाँ पे 2.204 के जो है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए केजी यानी भार, किलोग्राम में भार होगा तो एल का एल आ जाएगा यहाँ पे, और जी स्क्वायर हो गया बटा 300 इंटू 2 पॉइंट कितने से मल्टीप्लाई करें, 2.204 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो भार है वो किलोग्राम के अंदर आ जाएगी। ये आप लोग को ध्यान रखना है, अगर किलोग्राम में पूछा है तो 2.204 से मल्टीप्लाई कर देना इस सूत्र को। अगर पाउंड में पूछा है तो आप लोग को क्या करना है, जी इंटू एल एल इंटू जी की स्क्वायर इक्वल टू 300 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग को करना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम कि जो आवास है वर्ग फुट के अंदर, घोड़े में 18 वर्ग फीट का जो आवास है वो आवश्यक होता है, यानी स्थान रहने के लिए स्थान होता है वो 18 वर्ग मीटर जो है स्थान होना चाहिए घोड़े के लिए। तो स्थान रहने के लिए स्थान की बात करते हैं तो घोड़े के लिए उपयोगी
घोड़े के लिए 18 वर्ग मीटर अगर स्थान है वो घोड़े के लिए उपयुक्त होगा रहने के लिए, ठीक है। और आइसोलेशन बॉक्स होता है एक, जहां पे आइसोलेशन जो बॉक्स होता है वो यहाँ पे किसको रखा जाता है, यहाँ पे रखा जाता है बीमार पशुओं को अलग से रखे जाने वाला स्थान। इसकी जो चौड़ाई होती है या लंबाई होती है वो कितनी होती है, यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 150 वर्ग फीट, यानी कितना होता है 150 वर्ग फीट। तो इसका आइसोलेशन बॉक्स है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 150 वर्ग फीट होना चाहिए, वर्ग फीट। ये आप लोग को ध्यान रखना है। एक तो घोड़े की ध्यान रखना है कि 18 वर्ग मीटर होना चाहिए जगह रहने के लिए, ठीक है। और जो आइसोलेशन बॉक्स होता है 150 वर्ग फीट होना चाहिए जहां पे बीमार पशुओं को रखा जाता है। अब अलग अलग जानवर है उसकी पानी की आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये टॉपिक है पानी की आवश्यकता की बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण जो ब्रीड है, देखिए दोस्तों, एक होता है हॉर्स, पानी की आवश्यकता, हॉर्स की बात करते हैं। एक होता है कैमल्स की बात करते हैं। हॉर्स के अंदर जो इसका पानी की आवश्यकता है वो 30 से 40 लीटर होती है, 30 से 40 लीटर, ठीक है, लीटर होती है। उसके बाद में कैमल की बात करते हैं तो कैमल के अंदर 40 लीटर होती है, 40 लीटर, यानी कैमल के अंदर 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रति डे, ठीक है। और जो हॉर्स है उसके अंदर 30 से 40 लीटर की आवश्यकता है। 30 लीटर भी पी सकता है और 40 लीटर भी पी सकता है, लेकिन यहाँ पे कैमल से कम ही पिएगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की बात करते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण जो वैक्सीनेशन है वो डॉग के अंदर होती है। और डॉग के अंदर कौन कौन सी वैक्सीनेशन होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, वैक्सीनेशन लगाने के लिए डॉग के अंदर वैक्सीनेशन, टीकाकरण किसमें, डॉग में। डॉग खुद में जो टीकाकरण लगवाते हैं, वैक्सीनेशन लगवाते हैं, रेबीज वाला नहीं, अलग होता है, वो तो हम लगवाते हैं, लेकिन उनके लिए रेबीज ना हो या फिर कोई भी डिजीज ना हो, इसके लिए उनके अंदर यानी डॉग के अंदर टीकाकरण लोग करा जाता है। तो कौन कौन सी एज में किया जाता है और कौन सी जो टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, यानी कौन सी डिजीज के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, 45 यानी 45 दिन पे एक होता है डीपी लगवाया जाता है, ठीक है। ये आप लोग को इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं 16 यानी 60 दिन के ऊपर लगाया जाता है एक डीएचपीपी का इंजेक्शन है, वो कितने दिन पे लगाया जाता है, 60 दिन के अंदर, यानी 45 डे में, 60 डे में, फिर उसके बाद में 90 डे में, 90 डे के अंदर लगाते हैं। जो रेबीज का होता है वो लगाते हैं, रेबीज का लगाते हैं। उसके बाद में 120 दिन होते हैं, यानी 120 दिन का अगर जब कुत्ता हो जाता है जन्म हुए तो उनको 120 दिन पे लगाते हैं बूस्टर लगाते हैं, ठीक है। ये 3 यानी 4 इंजेक्शन 1 साल के अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर लगाए जाते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। 45 दिन के अंदर डीपी लगाते हैं, 60 दिन के अंदर डीएचपीपी लगाते हैं, 90 दिन पे रेबीज का लगाते हैं और 120 दिन के अंदर बूस्टर का लगाते हैं, ताकि दूसरे अन्य जानवरों में वो संक्रमण कोई फैला नहीं सके, या फिर घर के जो पालतू जो डॉग होते हैं उनके अंदर ये लगाया जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो कुत्ता काट लेता है, काटने के बाद में कौन से दिन इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जो इंजेक्शन का जो तरीका है या लगाने का जो तरीका है, यानी जिस दिन काटा है यानी 0 डे, पहले दिन यानी जिस दिन काटा है वो 0 डे माना जाता है, यानी 0 डे माना जाता है। उसके बाद में तीसरे दिन, 7वें दिन, 28वें दिन और 90वें दिन और 120वें दिन, ठीक है। 90 दिन और 120 के दिन ये एंटी रेबीज लगाया जाता है, एंटी रेबीज लगाया जाता है। अगर हमें किसी भी मनुष्य को काट लिया जाता है कुत्ते के द्वारा तो 0 दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 28वें दिन, 90 और 120 दिन ये लगाते हैं और एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। और 120वें दिन है वो बूस्टर लगाया जाता है। यहाँ पे बूस्टर किस दिन लगाया जाता है, 120वें दिन, और यहाँ पे भी 120वें दिन, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नाड़ी दर, यानी अलग अलग जो जानवर है उनकी नाड़ी दर यानी पल्स रेट या कह सकते हैं श्वसन दर, दोनों की बात कर लेते हैं। तो वो क्या होती है और कितनी पाई जाती है नाड़ी दर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम 3 ही जानवरों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे, डॉग, हॉर्स और कैमल्स के। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हॉर्स की, उसके बाद में बात कर ले डॉग और उसके बाद में कैमल की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले श्वसन दर की बात करते हैं। श्वसन दर
और श्वसन दर में कितना होता है, यहाँ पे हॉर्स है उसका श्वसन दर होता है 10 से 14, ठीक है, 10 से 14, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डॉग होता है उसके 14 से 30, 14 से कितनी होती है 30, और कैमल है वो 8 से 20 होती है श्वसन दर। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नाड़ी दर यानी पल्स रेट। नाड़ी दर, नाड़ी दर में बात करें तो हॉर्स है, हॉर्स की जो नाड़ी दर है वो होती है 32 से 44, 32 से 44, ठीक। और डॉग है उसकी होती है 90 से 120, 90 से 120। कैमल है, कैमल की 8 से 20 तो श्वसन दर होती है, और इसके साथ 28 से 32 है, 28 से 32 है वो होती है नाड़ी दर। अब देखिए दोस्तों श्वसन दर क्या होता है, मैं श्वास ले रहा हूं बाहर निकाल रहा हूं, ये श्वसन दर है। पल्स रेट क्या होती है यानी नाड़ी दर, यहां से चेक करते हैं कि 1 मिनट के अंदर 72 बार, जो 72 बार है, आप देखिए नाड़ी दर होती है यानी श्वसन पल्स रेट, नाड़ी दर, नाड़ी दर एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 72 बार प्रति मिनट होती है, मिनट होती है, ये आप लोग जानते हो। लेकिन श्वसन दर क्या होती है, श्वसन दर यानी 15 से 18 बार ही होती है, ठीक है, एक मनुष्य सामान्य मनुष्य के अंदर। तो श्वसन दर कितनी होगी इन जानवरों के अंदर, देखिए हॉर्स के अंदर 10 से 14 बार श्वास ले रहा है या बाहर निकाल रहा है, ये इतना कम हो गया। डॉग है वो 14 से 30 बार यानी 14 से 30 बार श्वास ले रहा है 1 मिनट के अंदर और बाहर निकाल रहा है। इसके साथ साथ जो कैमल है वो 8 से 20 बार ही श्वास ले रहा है और बाहर निकाल रहा है, ठीक है, ये कम हो गया। अब नाड़ी दर है, वो नाड़ी दर के अंदर क्या होगा, नाड़ी दर के अंदर ये जो पल्स रेट होती है, पल्स रेट 32 से 44 बार धड़कती है, यानी 1 मिनट के अंदर। हॉर्स की बात करता हूं 32 से 44 बार धड़कती है 1 मिनट के अंदर, और जो डॉग है उसके अंदर 90 से 120 बार धड़कती है। अपने देखिए 72 बार धड़कती है 1 मिनट के अंदर, तो डॉग के अंदर कितनी धड़केगी 120, 90 से 120 में। और कैमल की बात करते हैं तो कैमल के अंदर 28 से 32 बार 1 मिनट में धड़कती है पल्स रेट, ठीक है। यहाँ से पल्स जो चेक करते हैं वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, ये सिंपल तरीके से मैंने बताया है, और सारी की सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल गई होगी। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है आप लोग को, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।